जो लोग अभी कोविड सरवाइव कर चुके हैं, क्या उनके भी लंग्स पे अभी भी वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है? कि कोविड आंध्र प्रदेश में 3, 4, 5 मरीजों को रिपोर्ट हो चुकी है। ऐसी आपको क्या हैबिट्स लगती हैं जो बहुत पुअर हैं और वो लंग्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं? तो लंग्स के हम अक्सर कहते हैं कि 2-3 दुश्मन हैं। पहला एनिमी जो लंग्स का है वो है सिगरेट के भी बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं कि एक पतली वाली सिगरेट है, ये कम नुकसान करेगी, ये वाली सिगरेट है, ये 2 ले सकते हैं। ये सब। अल्कोहल भी उतना ही इम्पैक्ट करता है क्या? अल्कोहल का क्योंकि 5 सुपर फूड्स ऐसे हों जो हमारे लंग्स को और ज़्यादा हेल्दी बनाएं, तो वो कौन से होंगे? सुपर फूड्स का आजकल जमाना है, यही सीओपीडी के कारण है। एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग जैसा ही हार्मफुल है। आप दोनों करते हैं तो सोने में सुहागा। शायद मुझे लगता है ये पद्मश्री उसी का कल्मिनेशन है और इसीलिए आपको फादर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन भी कहा जाता है। क्योंकि कोई चीज़ जब किसी में सप्रेस किया जाता है ना, तो वो चीज़ उछल के आती है बाद में। ओसाका में एक हॉस्पिटल था, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट हॉस्पिटल। इतना वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ था हर स्पेशलिटी का चेस्ट के अंदर। वो मैं देख के आया तो मुझे लगा हम लोग कहाँ किस कूप मंडूक में काम करते हैं। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन आपको जमीन पे रहना पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं फादर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन ऑफ इंडिया एंड नाउ अ पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हेलो सर, वेलकम टू टॉक विद ए। सर, बस्ती से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री अवार्ड और न जाने कितने ऐसे अवार्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं, तो इस जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मैं बस्ती ज़िले के एक छोटा सा कस्बा है मुंडेरवा, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। एक बात जो यंग जनरेशन देख रही होगी, आदमी जब गांव से शहर में आता ना, तो बिगड़ने का बड़ा उसका चांस रहता है, क्योंकि नई नई चीज़ें देखता है। मेरे संग भी हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैंने हाई स्कूल, कि मेरे पिताजी इतने सख्त थे, पिक्चर देखना तो दूर, कोई पिक्चर हाल ही नहीं था। वैसे तो खलीलाबाद में एक था, लेकिन पिक्चर मैंने हाई स्कूल तक कोई पिक्चर नहीं देखी थी। पहली पिक्चर मैंने लखनऊ में आके देखी। और उस पिक्चर के बाद मुझे, देखिए, कोई चीज़ जब किसी में सप्रेस किया जाता है ना, तो वो चीज़ उछल के आती है बाद में। बिल्कुल। मेरा कहना ये कि जब आदमी नए जगह, गांव से खासकर बड़े शहर में आता है, तो बड़ा चकादौड़ दिखती है, नई नई बातें दिखती हैं, वो आदमी एक्वायर तो करता है। तो मेरा भी एडमिशन केजीएमसी में हो गया, घर वाले भी बहुत खुश हुए। और एमबीबीएस किन्हीं केजीएमसी से आप सुनी होंगी कि बहुत ही मशहूर कॉलेजों में था। बिल्कुल। टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट हमेशा रहा केजीएमसी, और बहुत पुराना, आज भी बहुत। हाँ, 115 साल पुराना मेडिकल कॉलेज। और फेल नहीं हुआ, और मैं एमबीबीएस में मैं फर्स्ट 20, अपने बैच के मैं फर्स्ट 20 लोगों में था। अरे वाह। उस जमानों में पीजी का कोई टेस्ट नहीं होता था। ओके। वहाँ पर ये था कि एक मेरिट बनती थी केजीएमसी की, तो और मेडिकल कॉलेज तो थे भी नहीं, कुल मिला के 4-5 मेडिकल कॉलेज थे उस जमाने में। तो एक 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 मेरिट का सिस्टम था, बहुत फूल प्रूफ सिस्टम था। उसमें हमें पता होता था कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट मिल सकता है। अभी मैंने नीट के ऊपर एक बनाया था, उसमें मैंने ये बात बताई है कि पीजी चूज करते हुए आदमी को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। जितना है दिमाग ज़्यादा तो होता नहीं लेकिन जितना है उसको आप यूज करिए। मतलब सिर्फ कहीं सुनी बातों पर मत जाइए। मेरी चॉइस मेडिसिन, आले वाली, आला, जिसमें आला रखना। मैं मेरे को बड़ा मतलब
ये मेरे लिए बड़ा मतलब कहना चाहिए कि एक बड़ा सौभाग्य मुझे लगता था कि मैं भी आला लगाऊंगा उस गांव से चल के। तो फिर मैंने मेडिसिन की तरफ, और मेडिसिन में 3 सब्जेक्ट होते थे उस ज़माने में। एक मेडिसिन जो अभी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, टॉप लोग उसमें जाते थे। पीडियाट्रिक्स, वो भी टॉप लोग उसमें जाते थे। और तीसरा डिपार्टमेंट उस ज़माने में, जिसे आप पल्मोनरी मेडिसिन कह रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ट्यूबरकुलोसिस था। ओके। मैं बात कर रहा हूँ 75 की, 76 की, यानी आज के 50 साल पहले। तो 50 साल पहले लोगों के दिमाग में यही होता था, भाई मेडिसिन करो अगर मिल रही है। अब मुझे मिल रही थी, मेरे दिमाग में ये था, मुझे मेडिसिन मिल रही थी, फिर इवन पीडियाट्रिक्स भी मिल रही थी। लेकिन उन डिपार्टमेंटों में मेरी मेरिट जो है कहीं बीच में आती। लेकिन टीबी में जो डिपार्टमेंट था, मेरे मेरिट के कभी लोग वहां गए ही नहीं। मेरे दिमाग में उस वक्त ये आया कि अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज करता हूं तो मेरे छोटी दिमाग जो भी रही होगी उस वक्त, ये सोचा कि इसमें मुझे नया करने का कुछ चांस मिलेगा अगर मैं मेहनत कर लूंगा। ये मेरे दिमाग में उस वक्त। अब जब मैंने चूज किया, मेरे बैच के लोगों को जब पता लगा कि ये टीबी में जा रहे हैं, हमारे टीबी के जो हेड भी थे बहुत सख्त थे, प्रोफेसर लेट हैं, अब नहीं है, प्रोफेसर बीके खन्ना, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे, लेकिन सख्ती बहुत थी उनमें। तो लोगों ने, मेरे बैच वालों ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा और ये जिंदगी खराब हो जाएगी वहां जाओगे। कि 2 रीजन से, When you are already getting medicine and जी pediatrics, हाँ, तो आप टीबी में क्यों जा रहे हो? उसका 2 रीजन था। एक तो टीबी बहुत खराब माना जाता था, नेचुरली आज भी स्टिग्मा तो आई है जी। और दूसरा ये तुम्हारा जो टीबी के हमारे जो हेड थे वो भी बहुत ही मतलब सख्त मशहूर है। तो मैंने सोचा ये टीबी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी बहुत से नए नए आयाम आने हैं। मेरी अपनी सोच थी। तो और मेरी सोच थी अगर मैं इस विभाग में मैंने मेहनत कर लिया और मेरी तकदीर काम कर गई, मेहनती तो मैं था ऐसा लोग कहते थे शुरू से, आज भी कहते हैं, तो मैं शायद इस विभाग में क्लिक कर जाऊंगा, ये मेरी सोच थी। अब मैं जब फ्लैशबैक में सोचता हूँ, मैंने कहा ना मेरे बैच के लोग मुझसे, मैं कहना नहीं चाहिए गाली गलौज, और काफी मतलब बड़ा भुला कहा कि दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। दोस्त तो ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं क्यों जा रहे हो जब तुमको इधर। मैंने कहा भाई मेरा मन है और मुझे जाने दो, मैं जान रहा हूं तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मन है, पता नहीं, वो मुझे जाने दो। आज मैं जब फ्लैशबैक में सोचता हूं, आपने खुद ही कहा कि मुझे इस साल पद्मश्री मिला, तो मैं फ्लैशबैक में सोचता हूं कि मैंने जो उस वक्त किया था अपने दिमाग से किया था, कोई की उसमें वो सलाह नहीं थी, वो मैंने ठीक किया था। क्योंकि मैं बताऊं, मैं टीबी डिपार्टमेंट को अल्टीमेटली, मैंने चेस्ट डिपार्टमेंट तो हमारे गुरुओं ने ही उसका नाम बदला, उस समय के संग बदलता है। मैं 97 में हेड हो गया। हेड होने के पहले मैं 89 में मुझे 3 महीने WHO फेलोशिप में जापान जाने का मौका लगा। अरे वाह। और वहाँ उसने भी मेरी लाइफ चेंज की काफ़ी। मैं कहता हूँ मैं जो भी हूँ आज, अगर मैं जापान नहीं गया होता तो शायद इतना मौका मुझे नहीं मिलता। मैं वहाँ जाके ऐसे अस्पताल में, मैंने ओसाका में काम किया था जो इतना एडवांस था उस वक्त, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। 3 महीने में लगभग वहाँ काम किया। वहाँ मैंने देखा कि चेस्ट और पल्मोनरी मेडिसिन क्या हो सकता है। यहाँ तो कोई एक्सपोजर था नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ जाके मुझे लगा, और मुझे बड़ी खुशी है उस जापान की WHO विजिट को मैं वो भी एक हिस्सा मानता हूँ अपने लाइफ का। और वहाँ से 2 चीज़ मैं सीख के आया था। एक चीज़ तो ये, मैं 6 हफ्ते टोक्यो में रहा और 6 हफ्ते ओसाका में रहा। ओसाका में एक हॉस्पिटल था, हबिकिनो चेस्ट हॉस्पिटल, दैट वाज द वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट हॉस्पिटल।
और उसमें इतना वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ था हर स्पेशलिटी का चेस्ट के अंदर। वो मैं देख के आया तो मुझे लगा हम लोग कहाँ के स्कूप मंडूप में काम करते हैं, और उसका मैंने यूज किया। मैं 97 में मैं हेड बन गया, बहुत जल्दी हेड बना मैं केजीएमसी में। उन जमानों में हेड 50-55 साल से पहले कोई बनता नहीं था। मैं 46 साल में हेड बन गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट चूज करने की वजह से। मेडिसिन में जाता तो वही 55 में हेड बन पाता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं जल्दी हेड बना बिकॉज ऑफ व्हाट आई चूज द सब्जेक्ट। दूसरी बात, और जापान से मैं एक चीज और सीख के आया, ह्यूमिलिटी। आप जानते हैं जापानीज बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, वेरी हम्बल पीपल। तो वो मैंने उन 14 सालों में मैंने डिपार्टमेंट को पूरा यू टर्न कर दिया टुवर्ड्स पल्मोनरी मेडिसिन। क्योंकि मैं हेड था, मुझे मौका भी लगा, ऑल्दो मैं कंसेंसस से काम करता था, तो वो हमने चेंज किया। तभी आपने एक सवाल किया ना, आपको पल्मोनरी मेडिसिन के जनक क्यों कहते हैं, शायद इसीलिए। फिर वो पल्मोनरी मेडिसिन, पहले केजीएमसी का जो डिपार्टमेंट, मैंने 2005 में पल्मोनरी मेडिसिन चेंज किया। सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आपको काम भी बदलना पड़ता। तो हम लोगों ने वर्ल्ड में जो भी उस वक्त अवेलेबल था, वीडियो ब्रांकोस्कोपी, स्लीप लैब, थोरैकोस्कोपी, थोरेसिक ऑन्कोलॉजी, कैंसर का एक थोरैक्स का, ये सब हमने पहली बार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में केजीएमसी के अपने 14 साल के हेड के दौरान डेवलप किया। और शायद मुझे लगता है ये पद्मश्री उसी का कल्मिनेशन, और इसीलिए आपको फादर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम पल्मोनरी मेडिसिन हमने चेंज तो कर लिया। हो रहा कि आजकल हो क्या रहा है, पल्मोनरी में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर, बड़े बड़े लुक्रेटिव चीजें हैं, पैसा भी खूब है। आपने कहा, हमने ट्यूबरकुलोसिस को नहीं छोड़ा। ट्यूबरकुलोसिस चूंकि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है, ऑल्दो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम पर काफ़ी पॉलिटिकल कमिटमेंट है पूरे देश का, काफ़ी हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्यूबरकुलोसिस एक प्रॉब्लम है। तो हमने पिछले 50 साल से टीबी को, हम चेस्ट डिजीज की तरफ गए जरूर, पल्मोनोलॉजिस्ट मुझे लोग कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, लेकिन मैंने टीबी को कभी छोड़ा नहीं। और आज भी मैं, आपको खुशी होगी ये जान के, जो नेशनल टास्क फोर्स है मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट का, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो कंट्री में चल रहा है, जिसे अब टीबी मुक्त भारत अभियान कहने लगे हैं, तो उसका मैं कंट्री लेवल का मैं नेशनल वाइस चेयर हूँ। यानी मेडिकल कॉलेज में कैसा प्रोग्राम चल रहा है उसका, उसमें एक चेयरमैन है और हम लोग 2 वाइस चेयर। तो अभी भी मैं टीबी मैंने नहीं छोड़ा, और टीबी में बहुत एक्टिवली, और ये जो पद्मश्री में जो मेरी जो साइटेशन पढ़ी गई, वो पे तो कहा गया कि पल्मोनरी मेडिसिन के हैं, लेकिन टीबी का जो योगदान है बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमारी कंट्री में जिस तरह से हार्ट डिजीजेस को देखा जाता है या अदर डिजीजेस को देखा जाता है, लंग डिजीजेस को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए हार्ट अगर उतना इम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ, तो लंग भी उतने इम्पोर्टेंट है। लेकिन लंग की शुरुआत एक्चुअली पहले ट्यूबरकुलोसिस से हुई, क्योंकि टीबी बहुत कॉमन बीमारी, अभी भी कॉमन है। हाँ जी। तो डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट केजीएमसी का सन 46 का है, पहला डिपार्टमेंट इंडिया का शायद, जहाँ टीबी डिपार्टमेंट खोला गया, और हमने उसी में एडमिशन लिया, उसी में एमडी भी की। तो टीबी आप जान रही है कि स्टिग्मा होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जब हम लोगों ने टीबी से चेस्ट और पल्मोनरी मेडिसिन चेंज किया, क्रिटिकल केयर भी इसी में आने लगा, नए नए इक्विपमेंट आ गए जो जापान में देख के आया था, तब ये थोड़ा सब्जेक्ट अब लुक्रेटिव बना। अब लगभग मेरिट आप पीजी का देखिए तो कार्डियोलॉजी के बराबर ही मेरिट पल्मोनरी की भी जाती है। बिल्कुल। तो हमेशा हम कहते हैं यंगर जनरेशन से, देखिए आप मेहनत करेंगे तो आपका सब्जेक्ट ऊपर उठेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट कैसे तो आज, और
और सब्जेक्ट को उठने का एक रीजन और था, आपने देखा 19, 20, 21 कोविड का भयंकर पीरियड था। वहाँ लोगों के समझ में आया कि ये क्रिटिकल केयर, आईसीयू और पल्मोनरी मेडिसिन, क्योंकि उसमें तो कोविड में जो दूसरा जो बार अटैक आया था उसमें सब लंग्स ही इन्वॉल्व होते थे। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या क्या नहीं दिक्कत हुई। तो उस वक्त समझ में आया ये डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। आज मुझे बड़ी खुशी है जो हमने टीबी से जर्नी शुरू की थी, आज पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन, अब केजीएमसी में हमारे दो डिपार्टमेंट हैं। एक तो हमारा जो पल्मोनरी मेडिसिन था वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन कहलाने लगा, और दूसरा विभाग अब पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक और खुल गया केजीएमसी। तो मेरा कहने का मतलब, आप ड्रीम देखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ड्रीम नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो अब्दुल कलाम साहब भी कहा करते थे, जो आप कह रहे हैं आपके बहुत फेवरेट थे और आप मिल नहीं पाई उनसे, लेकिन मैं तो मिला हूँ उनसे। जी जी। तो वो भी तो यही कहते थे, ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, बिना ड्रीम देखे आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो वो, मैं एक बात और मोदी जी की बात बताना चाहता हूँ, मोदी साहब ने भी ड्रीमर हैं ये भी, क्योंकि हमारा टीबी जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है 2018 में पूरे वर्ल्ड, WHO ने कहा हम 2030 में टीबी को एलिमिनेट करेंगे। हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया, हम 5 साल पहले करेंगे। हाल बीच में कोविड आ गया, हम उस टारगेट तक, लेकिन एक ड्रीम देखा तो हम वहाँ कोशिश कर तो रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचें, और मेरी पूरी उम्मीद हम पहुँचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे। ड्रीम नहीं होगा तो अब आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे सर आपने कोविड की बात की कि कोविड के बाद में लोगों ने इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तो कोविड का क्या, जो लोग अभी कोविड सरवाइव कर चुके हैं, क्या उनके भी लंग्स पे अभी भी वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आता है? हाँ, एक अभी देखिए, फिर आपने सुना है, अभी कल परसों में आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैं कल किसी चैनल पर अपीयर भी हुआ कि कोविड आंध्र प्रदेश में 3, 4, 5 मरीजों को रिपोर्ट हो चुकी है। तो कोविड तो एक तरह से एंडेमिक हो गई है ना, जैसे देखिए इन्फ्लुएंजा, और कितने लोग मरे, 5 करोड़ लोग मरे थे उस जमाने, बहुत पहले, लेकिन आज भी इन्फ्लुएंजा है। तो एक तरह ये धीरे धीरे ये वायरस हैं जो आ जाते हैं वो जाते नहीं, लेकिन वो हैवक क्रिएट किया वो शायद नहीं होगा। तो कोविड का एक है कि भाई कोविड ने बहुत चेंज किया, बहुत इक्विपमेंट आए, बहुत ऑक्सीजन डिलीवरी का सिस्टम आया, और आपने पोस्ट कोविड की जो बात करी, आज भी अभी भी लोग जिनको कोविड हो चुका है, अभी भी मेरे क्लिनिक पे अस्पताल में मैं देखता हूँ पोस्ट कोविड के सिम्टम्स अभी भी थोड़े बहुत होते हैं। तो कोई भी वायरस जब आता ना, वो अपना बहुत दिनों तक अपना असर रखता है। तो सर जैसे हमारी जो डेली हैबिट्स होती हैं इंडियंस में, ऐसी आपको क्या हैबिट्स लगती हैं जो बहुत पुअर हैं और वो लंग्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं? देखिए, लंग्स का जब आपने सवाल उठाया, तो लंग्स के हम अक्सर कहते हैं कि 2-3 दुश्मन हैं, एनिमीज हैं जी। पहला एनिमी जो लंग्स का है वो है स्मोकिंग। ओके। अब देख रहे हैं चारों तरफ, आप देखती होंगी, आदमी सिगरेट पी रहा, और सिगरेट से ज़्यादा बीड़ी पी रहा है। ये हमारी रिसर्च थी कि चूंकि बीड़ी बाहर के देशों में तो नहीं पी जाती, तो हम लोगों का, हमने रिसर्च किया इस पर, बीड़ी पे, कि बीड़ी स्मोकिंग, बीड़ी छोटी होती है आप जानती हैं, तंबाकू भी कम होता है, पत्ते से कवर होता है, तो लोगों को एक भ्रांति है कि बीड़ी कम नुकसान करेगी, लेकिन ये भ्रांति है। ये हम लोगों ने रिसर्च में प्रूव किया कि बीड़ी सिगरेट से कम खतरनाक नहीं। तो एक तो स्मोकिंग बहुत बड़ा खतरे वाली चीज, और काफ़ी स्मोकिंग है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो खतरा चेस्ट को, हमारे लंग्स को वीक करती है, वो है, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर खाना जो है वो चूल्हे पे लकड़ी और कंडा इस्तेमाल होता है। लकड़ी है, कंडा है, बुरादा है, केरोसिन ऑयल भी उसी में आता है। अभी भी काफ़ी जनता हमारी ये यूज़ कर रही है, आल्दो हमारे उज्ज्वला प्रोग्राम चल रहा है, गैस बहुत आ गया है, LPG,
तो इसे बैड फ्यूल कहते हैं। और ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो हमारी लेडीज खाना 2 घंटे 3 घंटे पकाती हैं घर में, तो वो जो धुआं निकलता है वो उतने ही खराब है जैसे 20 से 30 सिगरेट रोजती है। बिल्कुल। ये पहले नहीं पता था, क्योंकि ये बायोमास फ्यूल, ये जो लकड़ी कंडा तो हिंदुस्तानी में तो यूज होता है। जी जी तो ये हम ही लोगों ने रिसर्च करके बताया कि नहीं भाई, ये जो इसका जो धुआं निकलता है ये उतना ही नुकसान है जैसा बीड़ी सिगरेट। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है लंग्स को कमजोर करने। जी। तीसरा जो लंग्स का कमजोर करने का 1-2 फैक्टर और है कि हम बहुत सीडेंट्री लाइफ बिताते हैं। एक्सरसाइज हमारे जीवन में, हाल तो लोग काफी अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सीडेंट्री लाइफ होती है। तो जब पूरी बॉडी ही खराब होगी तो लंग्स कैसे अच्छा हो जाएगा? जी। वो भी एक लंग्स का दुश्मन है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई एक्सरसाइज करिए। योग का, आजकल योग का कितना आप देख रहे हैं चलन, पूरा इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। इसमें भी मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भाई उन्हीं का ही ये मतलब इनिशिएटिव है कि अभी तो पहले योग तो हमारे देश का बहुत पुराना है जी। और सालों साल पुराना है, लेकिन जो इसको पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोजर दिया गया वो शायद हमारे देश से ही दिया गया। अब आज जानती हैं कि 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जी। जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज दे सेलिब्रेट योगा। तो बढ़ाया, तो ये सब चीजें जब बढ़ती हैं ना तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करता है, और जब स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा तो लंग्स भी उसमें अच्छा होगा, हार्ट भी हेल्दी होगा। भाई 2-3 आर्गन, दो आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हार्ट और लंग्स, इन्हीं से तो पूरा शरीर चलता है। जी। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी हैबिट सही होगी, और तीसरी और चीज है आपका खाने पीने का स्टाइल भी बहुत जरूरी है। हमारी डाइटरी हैबिट्स का हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप खाना खराब खाएंगे, सही समय, खाने का सिर्फ प्रकार ही नहीं जरूरी है, खाना आप कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे इंडियन में हैबिट क्या है, रात को 11 बजे 12 बजे खाएंगे और फिर 1-2 घंटे बाद सो जाएंगे। उससे हमारी एसिडिटी बढ़ती है, और उस एसिडिटी बढ़ने से लंग भी कमजोर होता है। तो आप लंग्स का अच्छा रखना, मैंने 2-3 फैक्टर तो आपको बताए, लेकिन आपका जीवन शैली भी कैसी है उसका भी, हार्ट पे तो असर पड़ता है। आप सुन रहे हैं हार्ट डिजीज, इसलिए उनका असर लंग्स पर भी पड़ता है। तो मैं एक मैसेज यही है कि भाई अपने को स्वस्थ रखिए, अपनी जीवन शैली अच्छी रखिए, अपना एक्सरसाइज थोड़ा इंड्यूस करिए अपनी लाइफ में। देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ, पढ़ाई के समय बहुत स्ट्रेस्ड भी रहते हैं वो, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। खासकर पीजी लोग जो मेरे साथ एमडी किए हैं, सबको मैं एक बार जरूर कहता हूँ, अपना 1 घंटा समय अपने शरीर पर लगाओ, कोई ना कोई एक्सरसाइज चूज करो। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा समय निकालना, लेकिन अगर जीवन अच्छा बिताना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो 1 घंटा आप अपने शरीर के ऊपर आप चूज करिए कैसे एक्सरसाइज करेंगे, वो करिए। मेरा स्वयं का मानना है आपका भविष्य बहुत सुंदर रहेगा। सर, जैसे आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, तो आप एक्सरसाइज कर पाते हैं? आपको टाइम मिलता है? देखिए मैं, ये सवाल आप ही नहीं बहुत लोग पूछते हैं, और लोगों को पता है कि मैं रोज अपने शरीर पर 1 घंटा, मैं सिर्फ, देखिए मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। बिल्कुल। मैं सुबह, मैं उस जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं योग भी करता हूँ लगभग 20 से 25 मिनट। थोड़ी साइकिलिंग घर में है कर लेता हूँ, थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइजेस भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके बिना जीवन नहीं है। आई डोंट नो आप मेरी एज, जो पेपर पर लिखा है 76 लिखा है, तो ये सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं सर आप लगते नहीं। तो ये है कि
अपना लाइफ स्टाइल, आपका खाने का क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, वो भी जी, बहुत बड़ी जी, बात है। जी, बिल्कुल। आपकी सोच कैसी है? बहुत लोगों को मैं कहता हूँ, लोगों की डबल ट्रिपल पर्सनालिटी होती है, दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ। डेफिनेटली। आप एक सिंपल रहिए, चीजें एक लाइन में सोचिए और थोड़ा एक्सरसाइज करिए, तो आई थिंक यू विल रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर, आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो ऐसे स्ट्रेस का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेस तो ऐसी कौन सी चीज है जहाँ स्ट्रेस का असर नहीं पड़ता है? हार्ट डिजीज हैं, लंग्स की हैं, दिमाग की हैं। आप देखिए डिप्रेशन लोगों में कितना हो रहा है। जी। 1/3 मतलब डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। आपके सोच का ही तो देन है। आपका जो इंटरेक्शन है समाज से कैसा है, उसी का असर है ये डिप्रेशन। तो अगर आप अपना जीवन शैली सही रखेंगे, सोच सही रखेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से कम सामना करना। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें डाइटरी हैबिट्स भी अपनी चेंज करनी चाहिए, तो कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं, 5 सुपर फूड्स ऐसे हों जो हमारे लंग्स को और ज़्यादा हेल्दी बनाएँ, तो वो कौन से होंगे? देखिए, सुपर फूड्स का आजकल ज़माना है, बहुत हर जगह यूट्यूब पे क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन खाना अगर आप बैलेंस लेंगे ना, तो उसमें सुपर फूड ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। हाँ जी। तो बैलेंस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग भी चलेगा। और हम एक बात कहना चाहते हैं, बचपन में आज जब हम सुपर फूड्स को देखते हैं, तो हम सोचते हैं हमने बचपन में तो सब हमको माता पिता ने खिलाया। भाई हम लोग बचपन में मशरूम खाते थे, पिताजी हमारे बहुत शौकीन थे। नॉनवेज के भी थोड़े शौकीन थे। अब धीरे धीरे हम लोगों ने नॉनवेज बहुत कम कर दिया। और लेकिन ये है कि अब देखिए, हम लोग कद्दू खाते थे, अब वो कद्दू का बीज आजकल सुपर फूड बना हुआ है। जी। तरबूज और खरबूज के बीज जो हैं सुपर फूड बने हुए हैं। तो वो खाते तो थे हम लोग। जी, हम लोग, जी। हमें याद है बचपन में तरबूज तो खाते खाते थे, उसका जो काला काला बीज होता है वो अलग से खाते थे। तो ठीक है, समय के संग बदलता है। तो बस खाने की एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। कोई चीज एक्स्ट्रा बहुत नहीं खाना है। अब खाने में तो हम लोग हमेशा कहते हैं ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, हुँ। ज़्यादा नमक नहीं लेना है, ज़्यादा घी तेल नहीं लेना है। लेना है सब कुछ, छोड़िए कुछ नहीं। लेकिन ये है कि अपना जो भी लीजिए वो एक सामंजस्य बना के लीजिए, बैलेंस में लीजिए, तो आप सब कुछ खा सकते हैं। फिर भी कोई ऐसी 5 चीज़ें जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी ही चाहिए? देखिए, प्रोटीन्स का एक तो मात्रा होनी चाहिए ज़्यादा। प्रोटीन के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी। लोग ड्राई फ्रूट्स का एक ज़माना था, हम लोग बचपन में बहुत बहुत डराते थे क्यों खाते, लेकिन ये कि ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी हैं। जैसे आप देख लीजिए, घी तेल की बात करते हैं, अब हाँ ये बड़ा जी। कंट्रोवर्सी, कौन सा घी खाया जाए। अरे मेरा मेरा अपना मानना है, देखिए साइंस बदलती रहती है। मॉडरेशन में हमारे बचपन में हमारे कोई कोई एक सरसों का तेल था और एक देसी घी था। डालडा तो बहुत बाद में आया है। हुँ, हुँ। तो जो सरसों का तेल था, और आज भी वही लोग कहते हैं सरसों का तेल और घी। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, शुद्धता पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि आजकल सारी चीजें मिलावट भरी आ रही हैं। फूड अडल्टरेशन बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। दूध भी आप पक्का नहीं कि आप कितना बढ़िया पा रहे हो। तो हम जापान में थे, एक चीज़ देखी थी, ये सोचने वाली बात है। जितना कंटेंट उनके मिल्क पर जैसे लिखा होता था, हमको बताया गया शुद्ध दूध। मैं जापान में पहली बार 89 में गया। उस वक्त यहाँ बिस्लेरी की बोतल चलती थी। जी। तो हमको चिंता हुई पानी कौन सा पिए। तो उन्होंने मुझे बताया
साहब यही टैप वाटर ही यहाँ का बेस्ट वाटर, यही पीना है, वहाँ कोई बिस्लरी नहीं चलती। जी। तो कहने का मतलब हमारे देश को भी एक मैसेज है, हमारा जो फूड है अडल्ट्रेशन है, जो पानी का अडल्ट्रेशन है, दूध में है, ये सब इम्प्रूव होगा। आपने, चूंकि मैं चेस्ट से हूँ तो पोल्यूशन भी खूब सुनते हैं आप दिल्ली से आए हैं तो वहाँ हाईली पोल्यूटेड तो सिटी है, लखनऊ भी कम नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब मैंने मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपका स्वास्थ्य डिसाइड करता है। जी, जी। तो इसमें हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि ये चीज़ें हमें शुद्ध मिले। मुझे जापान का आज भी याद है, दूध का जो भी लोग कहते थे जैसा जो लिखा वही मिले। अब यहाँ का हम उस डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी जो जनता की जो फील है वो यही है, अभी हर चीज़ें यहाँ शुद्ध नहीं है। पानी, हवा, ये दो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, और दोनों ही पोल्यूटेड हैं। और दोनों पोल्यूटेड है। तो हम, और पोल्यूशन में मैं एक बात और कहता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। गवर्नमेंट का तो अपना डिटर्मिनेशन होना, लेकिन हमें खुद भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। भाई पोल्यूशन हम लोग भी तो क्रिएट करते हैं। तो ये कहिए कि सिर्फ सरकार हर चीज कर लेगी, मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। जैसे मैं ट्यूबरक्लोसिस में, चूंकि मैं बहुत काम करता हूँ, हम तो एक सेंटेंस टीबी में बोलते हैं, सिर्फ समझ लो कि सरकारी के करने से ही टीबी नहीं नियंत्रण होगा। टीबी नियंत्रण, कंट्रोल और एलिमिनेट, अगर टीबी मुक्त भारत बनाना है तो हम सबों को एक मिशन मोड में काम करना होगा, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है, सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक इंसान के बस में, कहिए डॉक्टर से ही टीबी खत्म हो जाएगी, नहीं, मुश्किल है। तो हर जगह, हर फ्रंट पे हमें हर एक को एक मिशन मोड में, मेरी बहुत पेट डायलॉग है कि मिशन मोड में काम करना है, तब जाके हम इस देश को टीबी मुक्त बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एक तो प्रोटीन डाइट है जो हमें लेनी ही चाहिए, उसके अलावा और ऐसी क्या 4 चीज़ें हैं जो हमें अपने मील में एवरीडे बेसिस पे इंक्लूड करनी ही चाहिए? देखिए, फिर यह है कि भाई आपको मिल्क लेना चाहिए। मिल्क के लोग अगेंस्ट भी बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर शुद्ध मिल्क मिले, प्रोटीन का हिस्सा वो भी है। और एक चीज़ में, नॉन वेज डाइट बहुत ज़रूरी नहीं, खासकर टीबी के मरीजों को लोग कहते हैं कि हम नॉन वेज खाना क्या ज़रूरी है। मैंने कई मरीज देखे हैं जो शुद्ध, कहना चाहिए कि वेजिटेरियन थे, डॉक्टरों ने उनको नॉन वेजिटेरियन बना दिया। तो मैंने कहा भाई नहीं, ये गलत है। जो आप हम तो टीबी में कहते हैं, जो आप खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं वही खाना टीबी के मरीजों के लिए। टीबी हमारी भारत सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है पोषण खाना, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, जो गांव में रह, उनका खाना शायद इतना बढ़िया बैलेंस डाइट नहीं हो पाता है, तो इसलिए सरकार सपोर्ट भी कर रही है, उसे हम निक्षय पोषण योजना कहते हैं। जी। तो खाने में जैसे दूध है, दही है, प्रोटीन्स हैं, दाल है, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने से शरीर आपका मजबूत होगा, तो फेफड़ा भी। अच्छा, जैसे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं ये वॉर रहता है कि प्रोटीन ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस के पास में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेजिटेरियंस। तो आप क्या कहते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके पास में प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है, या फिर अगर हैं तो वो क्या ले सकते हैं? मेरे ख्याल से ये धारणा गलत है। ये बात सही आपने कहा कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग लेते हैं उसमें थोड़े से, लेकिन उनके नुकसान भी तो बहुत हैं। जी। तो अगर ऐसा नहीं, हम दाल खाते हैं एडिक्वेट मात्रा में, भाई प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स दाल है। दाल हमारे भारतवर्ष में बहुत मशहूर है। जापान में तो हमने दाल किसी को खाते हुए नहीं देखा। हम यहाँ से ले गए थे, हिंदुस्तान से ले गए थे कि कुछ थोड़ा दाल ले जाएं, वहाँ बना लेंगे हम लोग। जी जी। तो हमारे यहाँ दाल है, मटर है, चना है जी। तो ये सब चीज़ों की चूँकि भरमार है यहाँ पर, तो ये सोयाबीन है, आप देखें मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट सोयाबीन में होता है। तो अगर कोई, किसी ने आपको मना नहीं किया है, तो
ये प्रोटीन के तो ये प्रोटीन किसी तरह से नॉन वेज से कम नहीं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल है। पहले मैं भी नॉन वेज था, अभी मैंने इधर नॉन वेज छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया। जी। मैं ब्रह्म कुमारीज को मतलब फॉलो करता है, हमारी फैमिली जो है, हमारी वाइफ और हम दोनों 15 साल से हमने देखा वहाँ के लोग कितने, आपने कभी शायद चैनल देखा होगा ब्रह्म कुमारीज का, कितना बढ़िया बोलते हैं, स्वस्थ दिखते हैं। और वहाँ तो नॉनवेज मना करते हैं टोटल। तो इसके मतलब नहीं कि वेजिटेरियन खाना खा के आप स्वस्थ नहीं रह सकते, स्वस्थ रह सकते हैं, ये एक भ्रांति। अब आजकल तो वेजिटेरियन खाने का चलन पूरे संसार में चला हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो मेनली नॉन वेज होते थे, उनका नॉन वेज दूसरा है, वो 24 घंटे नॉन वेज खाते थे। अरे हम इंडियंस अगर नॉन वेज कोई खाता भी है तो कभी हफ्ते में 1-2 दिन खा लेगा भाई, रोज रोज कहाँ खाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा नॉन वेज डिफरेंट है, लेकिन ये कि नॉन वेज कोई जरूरी नहीं स्वस्थ रहने के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने महसूस कर लिया अपने लाइफ। तो जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि इन्हें एग्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें प्रोटीन के लिए और अदर सोर्सेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको क्या करें? उनको भी, उनके लिए भी यही सेम डाइट ही फॉलो कर हाँ, सकते हैं? अगर आप फॉलो, भाई नहीं, घर में बहुत से घरों में नहीं खाया जाता है। अगर वो खाते हैं बच्चे एग्स, भाई एग्स का तो एडवर्टीजमेंट आता है, दूध का आता है, सबका आता है ना, तो वो आपके भले के लिए आता है। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं लेना चाहता या परिवार में नहीं खाया जाता तो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो करके भी आप अपने बच्चों को स्वस्थ बना सकते जी। आपने जैसे बताया कि स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज जो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। तो इंडिया में ये है कि आपको पैक के ऊपर वार्निंग भी दिखेगी, लोगों को पता भी है कि कहीं न कहीं ये उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, बट फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते या उन्हें लगता है कि 1-2 सिगरेट पी लेने से तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आखिर स्मोकिंग हमारे लंग्स को कैसे इम्पैक्ट करती है? ये कितनी डेंजरस है? देखिए, जब आपने स्मोकिंग की बात शुरू की, मेरा बहुत पेट एरिया है। जी। मैंने पहले भी बताया है, इस पे मैंने बीड़ी स्मोकिंग वर्सेस सिगरेट स्मोकिंग पर बहुत रिसर्च हम लोगों ने किया जी। और ये भी प्रूव कर दिया है कि बीड़ी छोटी जरूर होती है, तंबाकू कम जरूर होता है और पत्ते से कवर है, वो जी। नेचुरल लुक देता ना। जी। तो फिर वो हमने प्रूव किया हम लोगों ने, नहीं, बीड़ी किसी भी तरह से सिगरेट से कम नुकसानदायक नहीं, बल्कि ज्यादा है कभी-कभी। बिल्कुल, बट अर्बन एरियाज़ में क्या है कि जो मेट्रो सिटीज़ हो गए या अर्बन एरियाज़ हैं, बीड़ी तो वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल हो गया, तो वो लोग नहीं ले रहे। बट सिगरेट के भी बहुत सारे फ़ॉर्म्स आते हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कि एक पतली वाली सिगरेट है, ये कम नुकसान करेगी, ये वाली सिगरेट है, ये 2 ले सकते हैं। तो इस तरह की अजीब-अजीब सी बातें देखिए, होती हैं। ये सब भ्रांति है। जी। ये टोबैको इंडस्ट्री का एक, कहना चाहिए कि एक एडवर्टाइज करने का तरीका है। मैं हमेशा कहता हूं टोबैको किल्स, ऐसे कोई किसी भी रिसर्च में नहीं प्रूव हुआ कि स्मोकिंग से ये फायदे होते हैं या तंबाकू खाने से ये फायदा हो सकता है, जी। लेकिन ये हर जगह लिखा हुआ इट किल्स। और मैं तो अक्सर कहता हूं, जितना समय आप एक सिगरेट बीड़ी पीने में लगाते हैं उतना अपने जीवन का समय आप कमा रहे हैं। बीमारियां तो आपने सुनी होगी, लंग कैंसर सबसे फेटल कैंसर लंग कैंसर होता है और 60-70% इसी स्मोकिंग की वजह से होता है। सीओपीडी एक बीमारी आपने चेस्ट में सुनी होगी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, वो इट किल्स स्मोकिंग की वजह से होती है। ऑल्दो नॉन स्मोकिंग कॉजेज भी हैं, लेकिन स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे टीबी से मैं कभी कभी बताता हूँ, टीबी से लोग, आज किसी को मरना नहीं चाहिए, लेकिन 3 लाख लोग फिर भी पिछले साल टीबी से मरे। और जो सीओपीडी की बात मैं कर रहा हूँ, उससे 8-8.5 लाख लोग मरते हैं।
तो दिखता नहीं है, वो सोचते हैं ऐसे हमारी सांस फूल रही होगी, उम्र हो रही इसलिए हमने सिगरेट बीड़ी पिया इसलिए फूल रही, लेकिन वो ये भी इट किल्स। 8 लाख 3 गुना ज्यादा सीओपीडी से लोग मर रहे हैं, और ये सब प्रिवेंटिव डिजीज है। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पोल्यूशन ये सब चीजें कंट्रोल कर ले तो सीओपीडी होगा ही नहीं। यही सीओपीडी के कारण है। ये भगवान ने नहीं दिया इस बीमारी को, इस बीमारी को हमने स्वयं अपने वजह से जनरेट किया। तो ये आपने अच्छा किया कि स्मोकिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी किसी तरह का स्मोकिंग से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि ये आपके समय को आपको किल करता है। बहुत डेथ होती है, और वो तब समझ में आता है जब हो जाती है एक्चुअली। तो किसी भी तरह के स्मोकिंग फायदे नहीं होते। अगर जैसे कोई महीने में एक बार स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब देखिए, ऐसा ना, एक स्मोकर लोग एक आते हैं हम लोग को, हम चूंकि चेस्ट के डॉक्टर हैं, कि साहब फला आदमी ने पिया इतना, उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बात सही कह रही, सबको नहीं होता है। कुछ जेनेटिक फैक्ट, कुछ आपका शरीर की बनावट पे भी डिपेंड करता है। एक बंदा जो 20 सिगरेट भी पिया उसको कुछ नहीं हुआ, एक बंदा जो 10 ही पिया हो गया। तो इट इज ये जो इंटरैक्शन है ना, वो आपके जीन्स कैसे हैं और आपका बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। हमेशा कहते हैं हर बीमारी जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो दोनों अगर खराब हो गए तो बहुत जल्दी बीमारी होगी। मान लीजिए एक उसमें अच्छा है तो थोड़ा देर में हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। मैं हमेशा कहता हूँ यही डायलॉग मेरा, टोबैको किल्स। नो मैटर आप रोज पी रहे हैं, आप महीने में एक बार पी रहे हैं, आप साल में एक बार पी रहे हैं, नो मैटर, नो मैटर, इट विल हार्म यू। यस। कोई बुरी आदत कभी आप अच्छी नहीं कह सकते हैं, ये मेरा कहना है। क्या मैंने अल्कोहल अपने का भी? इतने साल का हो गया, मैंने आज तक सिगरेट, मतलब ऐसा मैं कसम नहीं खा सकता हूँ कि मैंने 1-2 सिगरेट ना पी होगी, लेकिन इसेंशियली आई एम नॉट, हमने नहीं की, क्योंकि हमें तो पता है ना, हम तो चेस्ट के डॉक्टर हैं। तो नहीं, हमारे बहुत लोग डॉक्टर लोग पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। अभी आपने अल्कोहल की बात उठाई जी, अल्कोहल भी उतना ही इम्पैक्ट करता है क्या? अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो रिसर्च आई हैं 1-2 की, थोड़ा सा अल्कोहल ले लीजिए तो शायद वो शरीर के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन सवाल ये, थोड़े की लिमिट क्या है? सही। थोड़ा आप लेंगे तो कब आप रुक जाएंगे, कैसे रुक जाएंगे? तो अल्कोहल को भी, मेरा जो पर्सनल, क्योंकि मैं स्वयं अल्कोहल का यूज नहीं करता, मेरा भी मानना है इट आल्सो किल्स, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिजीज। तो बेहतर है अल्कोहल का सेवन ना किया जाए तो बेहतर है। तो जैसे बोलते हैं कि अ ग्लास ऑफ वाइन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये प्रमोट भी करती हैं ये टू कंज्यूम ऑल कहते हैं, ऐसा आए, स्टडीज भी कुछ आई हैं कि जो थोड़ा आप अल्कोहल लेते हैं रोज, तो आपको, मुझे भी लगता है कि वो लोग खुशहाल ज़्यादा रहते हैं, छोटी मोटी जो उनको टेंशन है वो दूर हो जाता है। लेकिन हमने तो नहीं पाया ऐसा कुछ। हमने जीवन में लगभग मैं नहीं कह सकता मैंने अल्कोहल कभी टच नहीं किया है, कभी दोस्तों के उसमें कभी कभी, लेकिन मैं इधर पिछले 20-25 सालों से तो कभी मैंने अल्कोहल टच भी नहीं किया, और मुझे कोई परेशानी नहीं है भाई। हमें तो लगता है भाई कि, तो ये सब देखिए, ये जो आदतें भी किसी तरह से अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी खराब बात होती क्या, आप कहाँ जाके रुकोगे? रुकता कौन है? आज थोड़ा शुरू किया, मालूम पड़ा एडिक्ट हो गया कुछ दिन में। तो थोड़ा बहुत लोग लेते हैं, थोड़ा बहुत लोग, रिसर्चेज भी आए हैं, ले सकते हैं वो आपको, लेकिन ये कि अगर आप कंट्रोल में रह सकें भाई इतना, तब तो चला। अदरवाइज मेरी अपनी राय है कि ये सब चीज़ों का सेवन नहीं। देखिए, ये सब सेवन पता कब लगता है? आपने कोविड देखा है जी। कोविड खासकर जो सेकेंड वेव आई, कितने लोग मरे,
लाखों लोग मरे हमारे देश में। कौन लोग मरे? कभी आपने सोचा बहुत दिमाग से? मरने वाला कौन था कोविड? मरने वाले कोविड में वो लोग थे जिनकी आदतें खराब थी, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब थी, और जिनको कोई ना कोई बीमारी हुई, जैसे डायबिटीज हुई, किडनी डिजीज हुई। तो डायबिटीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, जिसको लंग डिजीज भी हुई, किसको होता है? जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है। तो मैं तो ऐसे डायरेक्टली लिंक करता हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल सही है तो उस दिन आपको ये काम आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे। एक बीमार पड़े, एक वो बंदा जिसको 50 बीमारियां हैं, उसको एक बीमारी से और मान लिया परेशानी हुई, तो उसके चांसेस ऑफ डेथ इज वेरी हाई। कोविड में भी यही हुआ कि ज्यादा मरने वालों में जिनको कोई ना कोई बीमारी थी, कोमॉर्बिडिटी थी, उनको डायबिटीज थी, उनको ब्लड प्रेशर था, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, यही लोग ज्यादा कोविड में मरे। ऐसे भी लोग मरे, ऐसी बात नहीं, लेकिन इनके चांसेस बहुत बढ़े। तो देखिए, मैं तो इस उम्र में, पहले भी मैं मानता था, तभी न तो मैंने स्मोकिंग पर कोई ध्यान दिया, न मैंने अल्कोहल पर कभी, हमारा चॉइस नहीं रहा, हमें मज़ा ही नहीं आता तो हम क्यों लें। तो ये इंसान तो इससे दूर रहे तो बेहतर। सर, आप कोई स्टैट्स दे सकते हैं? जैसे सपोज अगर कोई अगर एक सिगरेट पी रहा है तो उसका लंग कितने % तक अफेक्ट हो सकता है, या कोई हेल्दी लंग है तो वो और कितने, मतलब कितना और ज्यादा खराब हो सकता है? इसके कोई स्टैट्स दे देते ना। देखिए, एक सिगरेट, एक बीड़ी पीने वाले इस हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं मिलेगा। ये कहने की बात है कि एक और एक साहब दिन में मैं एक लेता हूँ। यूजुअली जब शुरू करते हैं तो आदतें बिगड़ती हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ बीड़ीज, नंबर ऑफ सिगरेट, सारे रिसर्चेज में बढ़ता है, वो रिस्क डिजीज का उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, कोई अगर सीमित 1-2 तक है तो हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो रियल टाइम आपको इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, बट वो आपको इन फ्यूचर पता लगेगा। मैंने कोविड का एग्जाम्पल दिया जी। कोविड में वही लोग मरे जो स्मोकर थे। कोविड में वही लोग जिनको किडनी बीमारी थी, जिनको हार्ट की बीमारी थी, जिनको चेस्ट की बीमारी थी, जो मोटे थे, ओबीस थे, वो ज्यादा लोग मरे। तो ओबेसिटी भी तो आजकल एक बीमारी मानी जाती है। आप जानते हैं बहुत जनता हमारी ओबीस है। तो ओबेसिटी आती कहाँ से है? एक तो जेनेटिक फैक्टर भी होता है। बहुत लोगों के परिवार ही वो कहते हैं हम तो साहब कुछ नहीं खाते, तब भी हम, वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन ओबेसिटी मोस्टली आपके खाने पीने को लेकर ही आती है। तो खाना हमारे ख्याल से बैलेंस होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत सेफ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, अभी WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि इंडिया में 1.8 मिलियन डेथ्स होती हैं, एंड दीज डेथ्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एयर पोल्यूशन। और अगर इंडिया में से ये एयर पोल्यूशन हटा दिया जाए तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1.7 ईयर्स तक बढ़ जाएगी। तो इज इट ट्रू? बिल्कुल सच है। देखिए, अगर आप देखिए, पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम जब आज़ाद हुए 47 में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 30-40 साल थी। लेकिन उस वक्त इन्फेक्शंस, टीबी, अदर इन्फेक्शंस, कोई दवाई नहीं थी। बिल्कुल, जिसको हुआ वो मर गए। दैट वाज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज। बट नाउ विद द कंट्रोल ऑफ दीज डिजीजेज, एंटीबायोटिक्स आ गई, सब आ गया, तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा ली है। अब बढ़ाने का अब है, एवरेज 70-80 के ऊपर हो गया इंडिया में भी। वेस्टर्न कंट्रीज में वो 80 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन पोल्यूशन का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, वहाँ का AQI बहुत नॉर्मल रहता है। हमारे यहाँ तो AQI देख लीजिए आप, 300, हमेशा 400, खराब 500। और खराब, अब सबसे खराब वाले स्तर पर रहते हैं। तो ये भी इट किल्स, हमें पता नहीं लगता है।
तो ये किल्स, तो पोल्यूशन का भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर हमें स्वस्थ रहना है। और आप कुछ कर नहीं सकते, हम कहते तो जरूर है भाई हम कम एरिया में निकलो जब पोल्यूशन ज़्यादा, लेकिन वो एक सेकेंडरी अफेयर। लेकिन ओवरऑल क्या हमें ये सरकारों को या हमें अब स्वयं को सोचना है सबको कि कैसे हमारा पोल्यूशन लेवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत से फैक्टर्स हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें हम कम करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट हमारा पोल्यूशन को कम करने का होना चाहिए। हमारी, आपने कहा ना 1.8 मिलियन पीपल हाँ डाई जी, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, यस, तो वो उसको अगर ये डेथ कम करनी है। और एक बार जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो एक बात हम और करते हैं, सवाल है एक नंबर ऑफ ईयर्स आपने जिंदा रह लिया, सवाल है हेल्दी ईयर्स उसमें कितने हैं। एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि हेल्दी लिविंग किसे कहते हैं, कि आपको ऐसा करें कि कोई बीमारी ना हो, तभी भी एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होगी तो लंबा समय आप जिंदा रहेंगे। हमारे साइंस ने इतना एडवांसमेंट हो गया, और बीमारी होगी तो हो सकता है पहले आपकी डेथ हो। तो हेल्दी, आप देखो आज के ज़माने में क्या, लोग जिंदा तो रह रहे हैं 70-80 साल तक, लेकिन मुट्ठी भर दवाई खाते हैं। जी, थोड़ी बहुत दवाई मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं खाता हूँ, तो मुट्ठी भर दवाई खाते हैं। तो वो दवाओं को अगर कम करना है या बिल्कुल ख़त्म ही करना है, जिसे हम कहते हैं हेल्दी लिविंग, तो आपको अपनी जीवन शैली, आपका अपना खाना पीना, आपका अपना लिविंग कंडीशंस, आपका पोल्यूशन लेवल, स्मोकिंग, और जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो सब पर ध्यान देना होगा। तब हम ज़्यादा साल जिंदा रहेंगे और हेल्दी लिविंग में हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तो जैसे स्टैट्स आते हैं कि अगर पॉल्यूशन 400 प्लस हो गया, 500 प्लस हो गया, दैट मीन्स इफ यू आर नॉन स्मोकर, तो भी आप दिन के 35 और 40 सिगरेट्स के बराबर आप वो ले रहे हो, आप उतना गंदा एयर ब्रीथ कर रहे हो। तो इज इट ट्रू? क्या यस, एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग जैसा ही हार्मफुल है? बिल्कुल वही वही सब्सटेंस उसके अंदर, स्मोकिंग जैसे ही हार्मफुल। आप दोनों करते हैं तो सोने में सुहागा होगा। तो सर जैसे मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, हाँ। बट मैं एक डेकेड से एनसीआर में रह रही हूँ जहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो मुझे भी अपने लंग्स की अभी चिंता करनी शुरू करनी चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसे शहर में रह रही हैं, ये क्या बताया जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी। और चिंता करने का वही है कि भाई आपको कंपनसेट कहीं से कहीं करना पड़ेगा ना, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और जितना तो उससे हम एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को कम कर इफेक्ट्स को सकते कम हैं? कर सकते। अरे भाई, एक आदमी को मान लिया 5 रिस्क फैक्टर है, जी, वो स्मोकिंग भी कर रहा है, उसी पोल्यूशन वाले एरिया में रहे, उसका खाना पीना भी बहुत खराब है, उसकी हैबिट्स बहुत खराब है, तो उसको तो डिजीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी ना। और मान लिया किसी में एक रिस्क फैक्टर है तो उसको कम संभावना है। तो ये है कि ये तो एक तरह से मैथमेटिक्स है ना, कि कितना आप में रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर में आप जितना कम करेंगे उतना आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। तो एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को और कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंट्री छोड़कर चला जाए, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर से बाहर निकलना बंद कर दे, तो आखिर इस थ्रेट से कैसे बचें? नहीं, थ्रेट से बात सही आपने कहा, काम करने जाना ही है, एक्सपोजर होना ही होना है। हम्म। तो इंडिविजुअल्स को ये भाई अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर वही मैं कहूँगा, अपनी जीवन शैली पे और जो फैक्टर्स हैं उसको आप हटा सकते हैं। भाई स्मोकिंग तो आप हटा सकते हैं ना। नहीं, जैसे जो नॉन स्मोकर्स हैं, हाँ, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हाँ। हैं, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल ठीक है, फिर भी उनको एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट तो कहीं न कहीं लंग्स पे पड़ ही रहा है, तो वो अपने आप को कैसे सेव मिनिमम करें? होगा ना, होगा तो मिनिमम होगा। फिर वही है अपनी जीवन शैली में एक्सरसाइज, हम्म। कम से कम एक्सपोजर हो। जब ऐसा लगे कि आज ये QI बहुत ज़्यादा है आजकल, तो हम्म। भाई उन दिनों थोड़ा सा अवॉइड करें। मास्क पहन सकते हैं उन दिनों,
लोग पहनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, पहनते हैं। ये N95 मास्क काम करते हैं या बस एक अब उसका मार्केटिंग नाम ही गिमिक है? N95 है, तो 95% तक काम करेगा। जी समझ गए? 5% तो फिर भी जाएंगे। जी। तो यह है कि बेहतर है, काम करता है, लेकिन आप टोटल उसी पर डिपेंडेंट हो जाइए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो है कि सब चीज़ों को देखिए, एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। हमने जो जीवन में सीखा, तो पिछले शुरू में तो बचपना होता कुछ भी, लेकिन अब धीरे 50-60 साल तो ऐसे हैं जो दिमाग चलता है, सब चीज़ देखते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे हर चीज़ का, और भगवान आपके साथ है, ये भी मैं कहता हूँ, तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि एक मैं रिसर्च यहाँ कोट करना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे देश में लोग रोज़ नहाते हैं, रोज़ अपने धर्म के हिसाब से कोई ना कोई पूजा करते हैं, करते नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद ये भी सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यहाँ मैं एक रिसर्च कोट करना चाहूँगा। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को जो भी है, और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप जिस 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 भगवान को मानते हो, जिस पूजा पद्धति को आप मानते हो, कुछ उनको भी याद करिए। तो ऐसा देखा गया है, उस स्टडी में था कि जो लोग भगवान को भी किसी रूप में, जिस रूप में वो चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप याद करेंगे, प्रोबेबली इट विल हैव, हमने सोचा ऐसा क्यों हो सकता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट कुछ डालता है आपकी सोच पे। और सोच अगर आपकी अच्छी रहेगी, मैंने बताया ना कि आपकी सोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर वक्त आपके सोच में पोल्यूशन ही है, तो दोनों पोल्यूशन मिलके तो बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाएगा। तो सोच भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो स्टडी यही कहता है कि जिन लोगों ने, भाई आजकल देखे ना, योग को देख लीजिए, तो मेडिटेशन है ना, समाधि तक तो बहुत बिरले लोग पहुंचते हैं, लेकिन माइल्ड एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, ये सब तो इंसान थोड़ा समय निकाल के कर सकता है। और मेडिटेशन है क्या? अरे आप भगवान को अपने याद करते हो उस मेडिटेशन। तो जो भी पथ हो, जिसके हो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि जिसको भी आप मानते हैं, उनको थोड़ी देर अपने याद में लाइए, उनके साथ रहिए, और उनके गुणों को सोचिए कि उनके क्या गुण हैं, उन गुणों को एक्वायर करने की कोशिश करिए। तो मेरा अपना स्वयं का मानना है, ये आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैं कोट कर रहा हूँ कहीं ब्रह्म कुमारी के स्टाइल से। जी जी। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप, लेकिन ये मैं चूंकि पिछले 15 सालों से ब्रह्म कुमारी को, मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ फॉलो करती हैं, हम दोनों भाई भगवान की मेहरबानी से स्वस्थ। तो कहीं तो हम परमात्मा को तो याद करते ही हैं कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि गॉड परमात्मा मीन्स जो परम है, जो सबको पूरे वर्ल्ड को चलाता है, वही तो चला रहा। तो अगर उसको आप अपने ध्यान में रखें, अपने उसमें रखें, तो वो भी आपकी मदद करेगा। मैं तो ये जानता हूँ। This little bit I learned from the Brahma Kumaris. I must thank them. वेरी नाइस। तो जैसे ये एयर प्यूरिफायर्स हैं, ये सच में काम करते हैं या बस मार्केटिंग गिमिक है? एयर प्योरीफायर, आपने ऐसा सवाल उठाया, बहुत से एयर प्योरीफायर स्टडीज हुई हैं, टू सम एक्सटेंट इट वर्क्स, तो लोग यूज भी कर रहे हैं। और कहिए कि 100% तो फुल प्रूफ है, मैं नहीं मानता, लेकिन ये कि टू सम एक्सटेंट इट कैन वर्क। डिपेंड करेगा प्योरीफायर कैसा है, क्या क्वालिटी है। हर जगह तो आप जानते हैं मिलावट हो रही है हर जगह, तो यहाँ भी लोग मतलब करते हैं, कभी मैंने देखा है, लेकिन अच्छी कंपनी का कुछ हो तो दैट कैन बी यूजफुल। एक आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि हम तो स्मोक नहीं करते, हम बस वेपिंग करते हैं। तो वेप को लोगों ने स्मोकिंग का एक ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि ये हार्मफुल नहीं है और हम वेपिंग कर सकते हैं। तो इज इट ट्रू? क्या वेपिंग सिक्योर ऑप्शन है जिसे हम स्मोकिंग से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है।
आप पता है कि हिंदुस्तान में वेपिंग बैन है, जी, इंडिया में वेपिंग को बैन किया गया, बट इंडिया क्योंकि में ये जो चीजें बैन होती हैं हाँ वो चलती ज़्यादा वही ज्यादा है। लेकिन ये है कि बहुत लोग कर रहे हैं, जी, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ई सिगरेट्स को लेकर के, लेकिन वो उतना ही नुकसान है जैसे कि सिगरेट नुकसान है। दैट इज वाई इट वाज बैंड बाय साइंटिफिक कमेटी, सम्मान ने बैन करवाया उसको। तो कोई चीज़ देखिए, कोई मतलब अब अल्टीमेटली उसी पे आता है कि हमारी सोच क्या है। हर चीज़ सोच पे डिपेंड करती है, मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है। सोच आपकी क्या है? आजकल एक चीज और नई स्टार्ट हो गई है, लोगों को स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसका भी कोई कोरिलेशन है हमारे लंग्स, हमारे चेस्ट से? तो इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने फर्स्ट स्लीप लैब इस उत्तर प्रदेश का 2005 में केजीएमसी में लगवाया था। तब लोग अरे जानते वाह, भी नहीं थे। बिल्कुल। और वही जापान से लौट के आया, वहाँ मैं देखा। तो फर्स्ट स्लीप लैब हम लोगों ने केजीएमसी में 2005 में लगाया। ये स्टेट का पहला स्लीप लैब था। स्लीप से बहुत ज़्यादा असर हमारे फेफड़ों पे पड़ता है, हमारे हार्ट पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है। तो अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है। और जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिनको खर्राटे आते हैं, हमने खुद स्टडी करी, लगभग हिंदुस्तान की 30 से 35% खर्राटे लेते हैं। जी, और दूसरी चीज़ जो स्लीप एपनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ओबेसिटी। जी, ओबेसिटी भी अभी आप देख रहे हैं, खूब फिगर निकल रहा है कि बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग ओबीज हैं। तो ओबेसिटी, जिनको खर्राटे आते हों, रात को नींद फ्रेगमेंटेड होती हो, दिन में सुस्ती रहती है। अभी कल ही मरीज मैंने देखा, उनने साहब मेरा तो एक्सीडेंट हो चुका है, गाड़ी चलाते चलाते मैं सो गया। अरे, सवाल ये, जब रात को नींद नहीं आएगी तो आप दिन में तो नींद आएगी आपको। तो ये सब स्लीप के डिफेक्ट्स हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं। तो और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण है, इसका इलाज एक हम मशीन से करते हैं, जिनको होता है स्लीप स्टडी करते हैं रात को, और उससे पता लग जाता है इसको कितना है। और उससे बाद एक मशीन लगाते हैं। लेकिन मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ, मशीन जीवन भर कैसे लगाओगे तुम? तो ऐसा है, लाइफ स्टाइल बदलो। मैं कहता हूँ अक्सर, वजन अपना 10-15 किलो कम कर लो, तुम्हारी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, तुम्हारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखिए, जीवन शैली पे ही सब चीज आती है। भाई, आप किसी की डेथ हो जाती है तो आप कभी उनके बच्चों की हालत देखिए, उनकी जो सपने हैं वो टूट जाते हैं। तो अगर ये सब सोच के अगर आप अपना जीवन शैली सही रखेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे, तो समाज के लिए आप बहुत ही यूजफुल साबित हो। सर, कोई अर्ली साइंस है जिससे ये पता चल पाए कि हमारे लंग्स को किसी भी तरह की डिजीज अफेक्ट कर रही है या स्टार्ट हुआ है, जिसे हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाए? देखिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एवरी डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम टीबी में बात कहते हैं, जी। आज भी हमें टीबी के मरीज ऐसे दिखते हैं जिनका दोनों फेफड़े गल गए, ओहो। क्योंकि उन्होंने अपने सिम्टम्स को ध्यान नहीं दिया। तो सांस के क्या सिम्टम हो सकते हैं? शुरुआती सिम्टम, अरे भाई, खांसी आ सकती है। रोज आप टीवी पे देखते हो, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है, जांच कराओ। आपकी सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ने में शुरुआत हुई, तो कोई लंग्स की बीमारी भी हो सकती है। आपको कमजोरी लग रही है, अचानक नहीं पता लग रहा क्यों कमजोरी लग रही। तो अगर ये सब सिम्टम है, मान लिया मुंह से थोड़ा खून आ, क्योंकि खांसी में खून आ जाता है, लोग बहुत डर जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बड़ा अच्छा, भगवान ने तुमको मदद करने के लिए ब्लड लगी। ब्लड ऐसा, खांसी को तो आप इग्नोर कर सकते हो बहुत लंबे समय तक, लेकिन अगर ब्लड आएगा ना, तो तुरंत इग्नोर नहीं करोगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे और दवाई भी पूरा करोगे। तो ये चीजें जो है वो, यही सब सिम्टम्स हैं चेस्ट डिजीज के। अर्लीस्ट जैसे पता लगता है तो घर ना बैठे, मेरे अपना कहना है, उसको उचित डॉक्टर से सलाह लें, जांच कराएं, और अगर कोई ऐसी चीज है तो उसकी दवा करें। दिस इज व्हाट इज माई, अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग डिजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने लंग्स का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, लंग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है और अपने फेफड़े को हमें स्वस्थ रखना ही रखना। लोग हार्ट की तरफ बहुत भागते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, चूँकि मैं लंग का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लंग का भी ध्यान दीजिए और इस तरह का कोई सिम्पटम हो तो आप ज़रूर पहली बात चेकअप कराएं। लोग बहुत लेट आते हैं चेकअप के लिए, ये मेरी बड़ी शिकायत है। जो स्मोकर हैं, इन्होंने 5-10 साल स्मोकिंग कर ली, हम तो ये कहते हैं आपको ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए कि अगर कोई अर्ली साइंस हो रहे हैं तो हम लोग शायद पता लगा लें। आपको ज़बरदस्ती फिर कहेंगे रोकिए इसको आप, ऐसे तो आप रोक नहीं पाएंगे कोई चीज़। तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी, एक बात। दूसरी बात ये, अच्छा स्वस्थ आपको अपने लंग्स रखने हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका किसी तरह की स्मोकिंग, किसी तरह का बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल मैंने बताया, किसी तरह का तंबाकू, ये फेफड़े के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये नहीं करना चाहिए और अपना जीवन शैली को स्वस्थ रखना चाहिए। आपकी जो डाइटिक हैबिट है वो सही होना चाहिए और थोड़ा अगर 1 घंटा आप अपने पे ज़रूर दें इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिम, जो भी आप करते हैं, योग, ये आपके ऊपर छोड़ा। तो इस तरह से अगर आप जीवन शैली बिताएंगे तो चांसेस यही है कि फेफड़े कमज़ोर नहीं होंगे, फेफड़े आपके लंबे समय तक चलेंगे। लिमिट तो हर चीज़ की होती है, तो ये सब हमेशा मैं अपने मरीजों को बताता रहता हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज का भी अपने जीवन में ज़रूर समावेश करें, तो आप अकस्टम्ड हो जाते हैं। जैसे ना सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी रोज़ चढ़ेंगे, अकस्टम्ड हो जाएंगे। और एक्सरसाइज में मैं एक बात और कहता हूँ, मैंने भी, किसी ने मुझे सिखाया, रेगुलर वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, न किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, न कहीं जाना है, बस अपना अगर एक आदत बन जाए कि आधे घंटे मुझे रोज़ चलना है सुबह, अपनी स्पीड से चलिए। कोई ज़रूरी नहीं आप दौड़िए भागिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप, मैं भी चलता हूँ रोज़। तो चलिए, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। आपने अपना टाइम दिया, आपके इतने आपके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेंगे और उनको आगे जा कर के अपनी लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो अपनी लाइफ को और बेहतर और हेल्दी बना सके। थैंक यू मैडम, रियली यू गेव मी एनफ टाइम। मैंने नहीं सोचा था इतना लंबा खींचेगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। बिल्कुल, थैंक यू सर। सो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक स्टार्ट कर दीजिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और फिर देखिए कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से हेल्दी बना करके उसे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मैसेज आज का बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको ज़रूर सुनना भी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टॉक विद ए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।